चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ से कहानी शुरू की थी, मतलब फिर से देख लेते हैं कल वाला, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब लास्ट क्लास वाला। हम पढ़ रहे थे मेजर अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, है ना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मेजर अप्रोचेस को देखना था, और पहली अप्रोच जो थी वो तो ट्रेडिशनल अप्रोच ही थी। ट्रेडिशनल अप्रोच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या था उसमें? इंस्टीट्यूशन पे लोग फोकस ज्यादा करते थे, लॉज पे ज्यादा फोकस करते थे। जैसे तुम्हें पता है ना, प्लेटो की किताब है द लॉज भी, है ना। उसकी एक बुक का नाम है द लॉज और एक बुक है द रिपब्लिक। देखो, प्लेटो के दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स, एक है द लॉज और एक है द रिपब्लिक। एक कंप्लीटली सिर्फ लीगल एस्पेक्ट पे फोकस करती है, एक कंप्लीटली सिर्फ इंस्टीट्यूशन पे फोकस करती है। और जितने भी मॉडर्न कंपैरेटिव स्कॉलर्स, मॉडर्न नहीं सॉरी, एंशिएंट और मिडिएवल जितने भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कॉलर रहे, उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच पे ही फोकस किया ज्यादा था। फिर हमने देखा था कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बिहेवियरलिज्म कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आना शुरू हुआ, है ना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमने देखा था ना कि जो मॉडर्न अप्रोच थी, जो बिहेवियरलिज्म था या पोस्ट बिहेवियरलिज्म था, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहीं शुरू हुआ, है ना। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच कैन बी अ टूल ऑफ अमेरिकन हेजेमनी, है ना। अमेरिका की तानाशाही, सो कॉल्ड तानाशाही को बरकरार रखने का एक सॉफ्ट पावर टूल भी कह सकते हो आप इसको, है ना। तो वहीं से हम आगे शुरू करेंगे आज। तो हम जान चुके हैं ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी, इट वाज जस्ट लीगल इंस्टीट्यूशन, बहुत ही प्रोमिनेंट अप्रोच रही थी उस दौरान की। लेकिन जो किसी भी ट्रेडिशनल अप्रोच के जो नुकसान होते हैं, देखो ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की भी हो सकती है, फिलोसफी को पढ़ने की भी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, मैथ्स को पढ़ने की भी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब है द अप्रोच विच डोमिनेटेड द साइंसेज इन द एरा ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स, या उसके बाद का कोई भी सब्जेक्ट जब उस दौरान पढ़ा जाता था उसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते थे। शादी करने की ट्रेडिशनल अप्रोच और शादी करने की मॉडर्न अप्रोच, है ना। क्या थी शादी करने की ट्रेडिशनल अप्रोच? नहीं, अरेंज तो ठीक है। तुम थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस वाले लोगों की तरह बोलो ना, ये क्या अरेंज क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पॉलिटिकल ट्रीटी, है ना, या पॉलिटिकल एग्रीमेंट, है ना, यही होता था। तो वो ट्रेडिशनल मेथड था। फिर कुछ और आया, फिर तो हम वो उनको, या फिर जजदा ट्राइब का हट्टी, इट्स ऑल्सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मैरिज, ठीक है। फिर हम आए मॉडर्न अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच में बहुत सिंपल था, हमने देखा था कि कैसे इट वाज जस्ट यूरोसेंट्रिक, याद है ना। मॉडर्न जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो यूरोसेंट्रिक थी, वो यूरोप को सेंटर पे रखती थी, बाकी दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड बताती थी, और उस तरीके से हमने देखा था। तो मॉडर्न अप्रोच के पास पहला काम तो यही था, टू टेक द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बियॉन्ड यूरोप, कि यूरोप के बाहर के लोग भी कुछ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हैं या उनकी भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज हो सकती हैं, तो उन एरियाज को इंक्लूड करना, पहला काम ये था। दूसरा काम ये था, ऐसे टूल्स डेवलप करना जो पर्टिकुलरली इन एरियाज को पढ़ सके। और तीसरा काम क्या था, ऐसा रिलायबल और वेरीफाइबल डेटा कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। ये मॉडर्न अप्रोच की ऑब्जेक्टिव थी। फिर प्रैक्टिकल नीड हमने देखी थी। पहला तो डोमेस्टिक नीड, क्योंकि अभी तक तो क्या थे, दे वर जस्ट ऑर्गन्स ऑफ कॉलोनियल पावर्स। कोई ब्रिटेन की कॉलोनी है, कोई फ्रांस की कॉलोनी है, तो जो ब्रिटेन और फ्रांस की फॉरेन पॉलिसी होती थी वही इन कॉलोनीज की फॉरेन पॉलिसी होती थी। इंडिया वॉज मेड द पार्टिसिपेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 विदाउट आस्किंग इंडियंस, याद है ना तुम्हें। फिर उन्होंने 28 महीने का अपनी सरकार से इस्तीफा दिया कि तुमने हमसे बिना पूछे क्यों कर लिया। क्यों? जो ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी, अगर ब्रिटेन एक अलाइड पावर है तो ऑटोमेटिकली इंडिया भी एक अलाइड पावर हो जाता है। लेकिन आजाद होने के बाद हम ब्रिटिश की उस लीगेसी को तो कैरी ऑन नहीं कर सकते ना हमेशा। तो फिर क्या जरूरत पड़ी, इन डोमेस्टिक एरिया, इन जिन एरियाज की हम बात कर रहे हैं, एरियाज बियॉन्ड यूरोप, इन लोगों को भी जरूरत पड़ी अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनाने की, अपने देश में गवर्नमेंट्स या नए सिस्टम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की। तो इन लोगों को भी अपनी स्टडीज की जरूरत थी, और हमें ऐसे टूल्स चाहिए। जैसे अब वो बोल रहा था मोंटेस्क, मोंटेस्क ने क्या बोला कि डेमोक्रेसी तो लायक ही नहीं है ना, डेमोक्रेसी के तो लायक ही नहीं है ये कंट्रीज। तो अब हमें भी हमारे पास कुछ ऐसा वेरीफाइबल डेटा होना चाहिए था जिससे हमें ये पता लग सके कि हमारे लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया भी था, जैसे तुम यहाँ से चले जाओ पूरा जापान वापान क्रॉस करके, तो तुम्हें
यूएसए मिलेगा पहली सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। जापान भी ठीक है, जापान भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, बट जापान यूएस सेम ही मानो आजकल। ठीक है। और दूसरा जो प्रैक्टिकल नीड थी मॉडर्न अप्रोच लाने की, वो थी एक तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाए रखना। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर तीन चीजें आती हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमीज, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये हम सारी चीजें देख चुके हैं, ये मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया। फीचर्स एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट, modern viewpoint of comparative politics, it obviously stresses more on analytical and empirical investigation. ट्रेडिशनल किस पे फोकस करता था? स्पेक्युलेटिव चीज पे, अंदेशा लगाते थे, अंदाजा लगाते थे कि ये बेहतर होगा या ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये किस पे फोकस करते हैं? एनालिटिकल और एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस पे फोकस करते हैं। इट इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू डिस्क्रिप्टिव स्टडीज या स्पेक्युलेटिव स्टडीज। सेकेंड क्या है, ये इसका एम्फासिस किस पे आता है? फ्री पॉलिटिकल स्टडी पे। ठीक है, इस पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के अंदर केवल उन वैल्यूज को एडमिट किया जाता है जो कि यूनिवर्सली फ्री हो या यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी। ठीक है, एडमिटेड हुज वैलिडिटी कैन बी साइंटिफिकली डेमोन्स्ट्रेटेड। साइंटिफिक मीन्स होते हैं आपके पास किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के, डिस्प्रूव करने के। तो जो चीजें साइंटिफिकली एडमिसिबल हैं, केवल उन थ्योरीज को ही लिया जाएगा, उन वैल्यूज को ही लिया जाएगा। ठीक है, इट कंसंट्रेट्स ऑन द स्टडी ऑफ व्हाट इज रादर देन व्हाट शुड बी। क्या है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है बजाय कि क्या होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मेटिव अप्रोच को रिजेक्ट करता है, ये हम जान चुके हैं। द एम ऑफ मॉडर्न व्यू पॉइंट इज टू डेवलप एन एम्पिरिकल एंड ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड कंपेयरिंग ऑल फिनोमेना ऑफ पॉलिटिक्स। तब क्या करते थे? कार्ल मार्क्स ने बोला ऐसे होता है, उसने डिस्क्राइब कर दिया कि एक्सप्लॉयटेशन का कारण कैपिटलिज्म है, और मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं या मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूं अब कि ये सॉल्यूशन, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच थोड़ा सा अलग जाती है इस दिशा में। मॉडर्न अप्रोच क्या करती है कि जितनी भी थ्योरीज अवेलेबल हैं, देखो उनमें से बेस्ट कौन सी है। ठीक है, और स्पेसिफिकली बेस्ट कौन सी है। किसी सिचुएशन में कम्युनिज्म में वर्क बेटर, किसी सिचुएशन में कैपिटलिज्म में वर्क बेटर, किसी सिस्टम में डेमोक्रेसी अच्छा काम कर सकती है या मोनार्की अच्छा काम कर सकती है, जो भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो इनका फोकस क्या होता है? फोकस ये होता है कि सारे फिनोमेना जो है पॉलिटिक्स के, उन सभी को कंपेयर किया जाए। इन द ट्रेडिशनल अप्रोच स्ट्रेस कहां पे जाता था? फॉर्मल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने में, इंस्टीट्यूशनल जो पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशन के साथ साथ बिहेवियर को भी पढ़ते हैं, पर्सनालिटीज को भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है, हमने पहले डिस्कस कर लिया। हमने एग्जाम्पल भी देखा था कैसे ट्रंप और बाइडेन सेम सेम नेशनल इंटरेस्ट को अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। वो क्या डिफरेंस क्या है? पॉलिटिकल बिहेवियर का, कि ट्रंप का पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है या बाइडेन का पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, उस पर डिपेंड किया सब कुछ। ठीक है, वरना अगेन इंस्टीट्यूशन तो सेम ही है ना। इंस्टीट्यूशन तो पोर्टस ही है, पोर्टस ही है ना इंस्टीट्यूशन। क्या होता है पोर्टस? क्या होता है पोर्टस? हाँ क्यों कर रहे हो फिर जब पता नहीं है? पोर्टस इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका एब्रिविएशन है पोर्टस, पी फॉर प्रेसिडेंट, ऑफ, टी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो पोर्टस बोलते हैं उसको, जैसे उनके लेजिस्लेटिव को लोटस बोलते हैं। पता है, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो पता होगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन तो अगेन देखो पोर्टस ही है, सेम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेम वहां पे ये जो जो आपका कांग्रेस है या जो एग्जीक्यूटिव है, वो सिमिलर स्ट्रक्चर से ही चल रही है। लेकिन पॉलिटिकल बिहेवियर के चेंज हो जाने से, यानी कि पॉलिटिकल पर्सनालिटी के चेंज हो जाने से, देखो पॉलिसी में रातों रात का फर्क आ गया है ना। मतलब कंप्लीटली 180 डिग्रीज घूम गया सब कुछ। किस वजह से? पॉलिटिकल बिहेवियर की वजह से। ठीक है, इन द ट्रेडिशनल viewpoint emphasis was on horizontal comparative study, but modern view lays emphasis on both horizontal and vertical comparison. horizontal क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हो, लेजिस्लेटिव पढ़ रहे हो, जुडिशरी पढ़ रहे हो। ठीक है, वर्टिकल क्या हो गया? ये भी पढ़ रहे हो, फिर स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़ रहे हो, फिर पंचायत भी पढ़ रहे हो, वार्ड्स भी पढ़ रहे हो, म्यूनिसिपैलिटी भी पढ़ रहे हो, नीचे फिर इनको होल्ड करने वाले पर्सनालिटीज को भी पढ़ रहे हो। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल देते हैं। 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड है पंचायत, है ना? पता है ना तुम्हें? लेकिन उन जो सीट्स रिजर्व्ड है विमेन के लिए, उस पे कौन होती है जनरली जो अगला इलेक्शन जीतती है? जो एक्स मेल सरपंच होता है, उसकी वाइफ।
तो सरपंच वही होता है अभी भी, इलेक्शन उसकी वाइफ जीत गई। तुम लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, बहुत सारे पंचायत इलेक्शंस की कैंपेनिंग में पोस्टर्स लगवाए जाते हैं, पोस्टर्स बनवाते हैं ना, अपने कैंपेनिंग के लिए पोस्टर्स बनवाते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट थी जो खड़ी हो रही है इलेक्शंस के लिए, उसका फोटो घूंघट में छपा होता है, घूंघट में। पॉसिबल है? जो महिला सरपंच होने वाली है, क्योंकि वो रिजर्व सीट है, वो वुमेन रिजर्व सीट है, लेकिन उसका जो कैंपेनिंग पोस्टर होता है उसमें उसकी फोटो घूंघट में होती है। उस अच्छा, उसकी फोटो छोटी होती है साइड में कॉर्नर में, और बड़ी फोटो होती है पुराने एक्स मेल सरपंच की जो उसका हस्बैंड है। पॉलिटिकल बिहेवियर। गुड़गांव से बाहर निकलो, आपका गांव गुड़गांव में है, ठीक है, आपका गांव अलग है, आपका तो वार्ड है, अब तो गांव भी नहीं रहा, पंचायत भी नहीं होगी काटरपुरी में, है ना? तो ये चीजें अभी भी तुम्हें देखने को मिलेंगी बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, तो ये अब ये कैसे चेंज कर सकते हो, अगर तुम उस पॉलिटिकल बिहेवियर को समझ सको वहां पे, उस सरपंच का वो पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, या वो जो सरपंच बनने वाला। अच्छा, तुमने पंचायत अगर वेब सीरीज देखी है, तो उसमें जो प्रधान जी होते हैं वो एक्स सरपंच है। अब वो सीट महिला सीट है तो उसकी वाइफ सरपंच होती है, लेकिन प्रधान जी कौन है अभी? वही है ना? इलेक्शन लड़ रहा है, अगला इलेक्शन लड़ रही है वही फीमेल सरपंच, मतलब उसकी वाइफ इलेक्शन लड़ रही है अगला, लेकिन कैंपेनिंग वही कर रहा है प्रधान जी, अभी वो अभी भी घर में लौकी की सब्जी बना रही है। होता है ना? लेकिन वो पॉलिटिकल बिहेवियर चेंज होता है। तुमने अगर देखा होगा, जब उनमें फ्लैग होइस्टिंग का एक उसमें एपिसोड आता है, तो कलेक्टर आ जाती है, तो कलेक्टर उनको ज्यादा कुछ समझा रही होती है, तो वो बोल देती है कि मैं यहाँ की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझसे तमीज से बात करो। उसका पॉलिटिकल बिहेवियर चेंज होता हुआ दिखता है। तो अभी लास्ट के सीजन्स में तुम देखोगे कि जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग है उसमें अब उसकी वाइफ डोमिनेंट हो रही है। ये चेंज आया थ्रू आउट। इंस्टीट्यूशन तो वही है अभी भी, सरपंच का इंस्टीट्यूशन वही है, कुर्सी वही है सरपंच का, लेकिन पॉलिटिकल बिहेवियर में कैसे सबको चेंज कर दिया। ठीक है, अब वो बना, अब वो प्रधान जी तो अपनी पुरानी उसमें ही लगे हुए हैं, इधर लाइट लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो क्या कर रही है, वो रील बना रही है। पॉलिटिकल बिहेवियर उसका चेंज हुआ है। उसकी वाइफ जब कैंपेनिंग का ले रही है, तो अपनी बेटी के साथ मिलकर रील्स बना रही है अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, या फेसबुक पे पोस्ट डाल रही है सफाई करते हुए, है ना? ये बिहेवियर होता है, ये बिहेवियरिज्म है। तुम किसी भी एक चीज को पढ़ के पॉलिटिकल फिनोमेना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। केवल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ोगे तो भी काम नहीं चलेगा, केवल बिहेवियर को पढ़ोगे तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों को पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न अप्रोच इसी पे फोकस करती है। समझ आया? कोई दिक्कत? हाँ, मॉडर्न व्यू पॉइंट अगेन ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ठीक है, केवल एक डिसिप्लिन से नहीं आता। अब बिहेवियरलिज्म तो साइकोलॉजी से आ गया, सरपंच का इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आ गया, या कोर पॉलिटिकल साइंस से आ गया, है ना? तो कई सारे डिसिप्लिन को साथ में जोड़ा जाता है। अच्छा, अभी मेरे को नाम याद नहीं है, इंडियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरलिज्म या साइकोलॉजिकल बिहेवियर इन इकोनॉमिक्स, नोबेल मिला था उन्हें। ठीक है, तो बिहेवियरलिज्म इकोनॉमिक्स पे भी। अब तुमने देखा होगा, या पता नहीं इतना है कि नहीं, इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप, जो उनके वहां पे जो रिजर्व बैंक है, मतलब हमारे यहाँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनका फेडरल बैंक ऑफ जो अमेरिका है, जो उसके अभी गवर्नर है वहां पे, उसको रोज गालियां देते हैं ट्विटर पे, रोज, कि मैं इसको बोल रहा हूँ रेट कट कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ से ना कंपैरेटिवली ज्यादा ऑटोनोमस है वहां पे फेडरल बैंक, उसके पास कंपैरेटिवली ज्यादा पावर्स है, क्योंकि अगेन फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट पे चलता है ना, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो उधर इकोनॉमी में ज्यादा स्टेट बहुत ज्यादा नहीं घुस सकता है। हमारे यहाँ तो फिर भी क्या है, हम चाहे करेंसी रेट्स हो चाहे इन्फ्लेशन हो, इसको तो हम अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, स्टेट कंट्रोल रहता है इन चीजों, वहां पे उतना नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल पे जो अकाउंट है, उसमें तुम देखना वो हर दूसरे तीसरे दिन गाली दे रहे होते हैं उसको, इसको मैं बोल रहा हूँ रेट कट कर दे, रेट कट कर दे, मान नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, ये बेवकूफ बैठा हुआ है। हाँ, ये वो ऐसे बिल्कुल उनके ट्वीट्स, एग्जैक्ट ट्वीट्स यही है, वन इडियट इज सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका।
है ना, वो बोल रहा है क्लियरली, क्यों रेट्स कट नहीं कर रहे, रेट्स कट, इंटरेस्ट रेट्स को कट नहीं कर रहे हैं ताकि मनी सप्लाई बढ़े, लोगों के पास ज्यादा पैसा आए और इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो, ग्रोथ बूस्ट हो। लेकिन उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है बैंक को। मनी सप्लाई ज्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाता है रागिनी? तो आपको सबको एक एक पैकेट बिस्किट खरीदना है, ठीक है, तुम सबके पास 5-5 रुपए है, मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट है, तुम मुझे 5 रुपए से ज्यादा ऑफर नहीं कर सकते, है ना, मुझे वो बिस्किट का पैकेट 5 में ही बेचना है। आप सबके पास 500-500 रुपए हैं एक बिस्किट के पैकेट की भूख है, और मेरे पास 5 रुपए एक ही पैकेट है। तो आप क्या करोगे? जिसको सबसे ज्यादा भूख होगी वो पैकेट 10 में भी खरीदेगा, वो मुझे 20 भी ऑफर करेगा, 50 भी ऑफर करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास मनी सप्लाई ज्यादा थी, तो तुम लोगों ने प्राइस ज्यादा ऑफर किया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज है, और असली में थोड़ा और डिटेल्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन लेमन लैंग्वेज में यही, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, याद रखना है। ठीक है, ये जो हमने अभी किया, दिस इज कॉल्ड द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। हमने इकोनॉमिक्स भी घुसाया ना इसमें, पॉलिटिकल साइंस के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हुए, यही एम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। ठीक है, हाँ, इट एक्सेप्ट द नीड टू स्टडी पॉलिटिक्स विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। क्योंकि देखो, अब वो सोशियोलॉजी भी आ जाता है, एंथ्रोपोलॉजी भी आ जाता है, सब पढ़ते हैं इसमें पॉलिटिकल साइंस, सिर्फ वो नहीं पढ़ते। प्रेशर ग्रुप्स किसका टॉपिक है? पॉलिटिकल साइंस का नहीं, सोशियोलॉजी का टॉपिक। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है, हमारा थोड़ी है। पॉलिटिकल बिहेवियर ये एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक, हमारा थोड़ी है, हमें क्या लेना देना है? पीवीटीजी, ट्राइबल ग्रुप्स, ये सब एंथ्रोपोलॉजी में जाते हैं। लिंग्विस्टिक इशू सब एंथ्रोपोलॉजी में जाता है, हमारा नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस तुम कैसे पढ़ते हो? लक्ष्मीकांत में दे रखे हैं ना सारे जाके, बुक का नाम पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी टूल्स ऑफ रिसर्च हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हमने देख लिया। ठीक है, सिस्टम ऑफ स्टडी बोरोड फ्रॉम नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस कैसे पढ़ते हो आप? इनपुट दोगे, आउटपुट ऑब्जर्व करोगे, यही होता है ना। चूहे को वो वाली दवाई खिलाई, उस पर टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसका रिएक्शन देखा, इस पे क्या मर गया, अच्छा इतने टाइम में मर गया, यही देखते हो ना, टेस्टिंग होती है। इनपुट दोगे, आउटपुट को स्टडी करोगे, इनपुट्स को वैरी करोगे, वैरीड आउटपुट्स को स्टडी करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, और उससे तुम थ्योरी निकालोगे, यही होता है। यही होता है ना, साइंटिफिक मेथड इसी को तो बोलते हैं। ये सेम मेथोडोलॉजी ये लोग पॉलिटिकल साइंस में ला रहे हैं। ठीक है, देखो, द इनपुट आउटपुट सिस्टम यूज्ड बाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज बोरोड फ्रॉम बायोलॉजी। नहीं करते? बायोलॉजी करते हैं ना, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना तुमने। हाँ, in comparative politics, more stress is laid to study problems like political socialization, political modernization and political culture. ये तीनों मेजर थ्योरीज हैं, तीन अपने आप में तीन अलग अलग टॉपिक हैं, हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स याद है तुम्हें? मॉडर्न हिस्ट्री में तुमने मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स देखी? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कम था, एक्सट्रीमिस्ट आए, गणपति फेस्टिवल हुए, पप्पा के वो कर रहे हैं और वानर सेना बना रहे हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बढ़ेगा। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन नहीं, अगर आप नए टूल्स अपने उसमें लेके आते हो तो उसको पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिकल कल्चर इज सिंपल, कल्चर बोलते हैं वे ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल कल्चर इज वे ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। हमारे यहाँ तो इतना मैटर नहीं करता है, वेस्टर्न नेशंस में ना, मतलब जैसे जब लोग अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं तो कई सारी चीजें बताते हैं कि मैं ये हूँ, मुझे ये पसंद है, मेरी पॉलिटिकल जो अलाइनमेंट है वो ये है ना, उनके लिए वो फीचर होता है, लेफ्ट राइट सेंटर, वो बताते हैं वहां पे, मैं रिपब्लिकन हूँ, मैं डेमोक्रेट हूँ। हमारे यहाँ इतना नहीं होता, तुम बोलते थोड़ी मैं कांग्रेसी या बीजेपी और लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, तो नहीं बोलते तो। सिमिलरली वो रिलीजन को भी बताते, मतलब उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोर अजम्पशन होती है कि सामने वाला रिलीजियस ही होगा, उनके यहाँ पे अजम्पशन नहीं होती, वो एक क्वेश्चन है, वो एक ट्रेट के तौर पे होता है, एथीस्ट है, एग्नोस्टिक है, या है ना, रिलीजियस है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है। सिमिलरली पॉलिटिकल व्यूज भी वहां पे देखे जाते हैं, न्यूट्रल है, सेंट्रल है, जो भी है उस तरीके से। तो इसको बोलेंगे पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो एक्सेप्टेड नोशन चलता है, हाँ होगा ही। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Objective of the study of comparative politics in modern times is not only to make comparative studies of similarities and dissimilarities of different political systems, but also to build theory of politics. ठीक है, नए कॉन्सेप्ट्स बनाना, नए अप्रोचेस डेवलप करना, नई थ्योरीज बिल्ड करना, जो कि आगे जाके साइंटिफिक थ्योरी में या साइंटिफिक थ्योरी को बिल्ड करने में काम आ सके, ऐसा सब कुछ एनालिसिस करना इनका काम होता है। जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी को कंप्लीटली बदल देने में, क्योंकि अब ऐसी जनरलाइजेशंस आ गई हैं जिनको आप एम्पिरिकली टेस्ट कर सकते हो और क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो।
देखो, प्लाटो का फिलोसोफर किंग एक अच्छा राजा होगा, साबित होगा या नहीं होगा, या एक अच्छी सरकार साबित होगी या नहीं होगी, उसका तुम्हारे पास डेटा नहीं है कुछ। डेमोक्रेसी का तो है। कंट्रीज के एग्जाम्पल ले सकते हो, सिमिलर डेटा है तुम्हारे पास, डेटा से तुम प्रूव कर सकते हो, है ना, तो उस तरीके से। तो अभी तक कि तुमने ये जितना पढ़ा, ये जो 12 पॉइंट्स हमने देखे यहाँ पे, अब तो नहीं दिख रहे होंगे, बट तुम्हें याद है ना 12 पॉइंट्स जो भी हमने पढ़े हैं, अभी डिस्कस किए, सब कुछ कितना साइंटिफिक लग रहा है नहीं साइंटिफिक? भाई अलग अलग स्टडीज को इंक्लूड करोगे, वेरीफाइबल डेटा रखोगे, क्वांटिफाइबल डेटा रखोगे, क्वांटिफाइबल मतलब जिसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन को उसमें घुसाओगे और इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच लाने की कोशिश करोगे, बिहेवियरलिज्म को घुसाओगे, साइकोलॉजी को घुसाओगे, इकोनॉमिक्स डालोगे उसमें, है ना, ऐसे साइंसेस का यूज करके ऐसी थ्योरीज बनाओगे जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, रीजन स्पेसिफिक ना होते हुए, ठीक है, ऐसी वैल्यूज डेवलप करोगे जो साइंटिफिक हो। साइंटिफिक लग रहा है? कोई भी चीज साइंटिफिक जब कहलाती है जब वो किसी भी अटैच्ड वैल्यू से अलग हो, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यूज अटैच नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यार खूब बुरा मानोगे, रागिनी आप साइंटिफिक हो? आप अपनी जिंदगी में साइंस और लॉजिक फॉलो करती हो? इलॉजिकल चीजें करती हो? कोशिश करती हो कि ना हो? कोशिश तो यही करती हो कि वो हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन आपके मन में अपने, हम तो अपने आप को साइंटिफिक और लॉजिकली बोलेंगे, राइट, है ना? जब किताब पे पैर लग जाता तो ऐसे ऐसे करती हो, लॉजिकल है? नहीं है ना? क्या अच्छा, तो आप साइंटिफिक और लॉजिकल हो? हाँ, तो कोशिश कर रहे हो, ये बोल रहे हो, जब तक तुम बचे रहोगे, वरना अभी तुम्हें अनसाइंटिफिक प्रूव कर दूंगा। साइंटिफिक और लॉजिकल होने का मतलब है जब आप किन्हीं भी वैल्यूज से डिटैच्ड हो, जब आपकी वैल्यूज आपके नैरेटिव को डोमिनेट ना करे, साइंस आपके नैरेटिव को डोमिनेट करे, ठीक है, तब हम साइंटिफिक होते हैं। तुम्हारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज, तुम्हारे रिलीजन, तुम्हारे कल्चर, तुम्हारे वे ऑफ लाइफ की एग्जिस्टिंग वैल्यूज अगर तुम्हारे नैरेटिव में बिल्कुल भी नहीं आती है बीच में, तो तुम साइंटिफिक और लॉजिकल हो, अदरवाइज नहीं। नहीं है, हाँ, कोई भी नहीं है। तो अब ये जो हमने 12 पॉइंट्स पढ़े, लेकिन कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में, इन सब में तुम्हें कोई वैल्यू नजर आई? मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू डोमिनेट कर रही है उसमें? कौन अगर कर रही है तो कौन सी कर रही है, ये बताना पड़ेगा। मीनू और सोनम, तुम लोग टाइप करके बताओ भाई, क्या लग रहा है? कोई अटैच्ड वैल्यूज नहीं है? मतलब पॉइंट्स देख लो फिर से, कोई बात नहीं, पॉइंट्स देख लो तुम, ये 5 पॉइंट्स देखो, और इनमें बताओ कि तुम्हें अगर लग रहा है कोई वैल्यूज अटैच्ड है तो मुझे बताना। क्या इसने कभी कहीं पे भी ऐसा बोला कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए? डेमोक्रेसी इज अ वैल्यू, डेमोक्रेसी इज अ वैल्यू। क्या इन पांचों पॉइंट्स में, जो 5 तुम्हें दिख रहे हैं, डेमोक्रेसी या कोई भी ऐसी वैल्यू तुम्हें दिख रही है कि ये वैल्यू है यहाँ पे, इनहेरेंट चल रही है, एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहे लेकिन वैल्यू है, कोई ट्रेट है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं है? इनमें देखो, अगले 5 पॉइंट्स में देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई ऐसी वैल्यूज है जो इस नैरेटिव को डोमिनेट करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है? 5 तो 5 में पढ़ लोगे ना? हाँ, ये देखो, लास्ट के 5 में देखो, क्या लग रहा है? कोई अटैच्ड वैल्यूज है? सोनम और मीनू, ऐसे नहीं बैठना है। अरे माइक किसका ऑन करना था? टैब का ना? ठीक है, लैपटॉप का नहीं करना था ना, ठीक है। सोनम और मीनू, तो पढ़ाई नहीं है क्या अभी तक? हमने डिस्कस भी किए हैं 12 पॉइंट से, सारे डिस्कस भी तो किए हैं। डेवलप्ड नेशन सुप्रीमेसी कैसे?
कैसे है डेवलप्ड नेशन सुप्रीमेसी? कौन से पॉइंट में आपको डेवलप्ड नेशन सुप्रीमेसी दिखाई दे रही है, वो भी बताना है। जो तुम्हें वैल्यू, जो तुम्हें नजर आ रही है, तुम ये भी बताओगे इस पॉइंट में नजर आ रही है यहाँ पे। नहीं मिली? अब देखो, अर्ली स्टडी टुवर्ड, नहीं पहले जो पढ़ा वो भूल जाओ, अभी बताओ। पॉइंट नंबर 5 में बोल रही है कि डेवलप्ड नेशन पे आ रहा है। अरे अर्लियर स्टडीज, ट्रेडिशनल स्टडीज में डोमिनेट करता था डेवलप्ड नोशन, ये कह रहा है ये पॉइंट। देखो क्या लिखा है 5वें पॉइंट में, इट स्ट्रेसेस ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपिंग एरियाज एंड सोसाइटीज वेयर एज अर्लियर स्टडीज वर ओनली ऑन डेवलप्ड एरियाज। तो ये तो डेवलपिंग एरियाज को इंक्लूड करने की बात करता है मॉडर्न अप्रोच। 12वां पॉइंट, the behavioral revolution played a crucial role in establishing a modern comparative politics. Regularities lead to generalization. Modernization is not a value. Modernization is a process. Process होती है modernization, ठीक है? अब modernization मतलब क्या होता है? अब तुम अपने हिसाब से एक मॉडर्न वर्ल्ड अगर इमेजिन कर रहे हो, लिबरल होता है, ह्यूमन राइट्स उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, डेमोक्रेट होता है ना? तो अगर तुम अपने दिमाग में वो मॉडर्न वर्ल्ड इमेजिन करके लेके जा रहे हो मॉडर्नाइजेशन, तो वो वैल्यूज तुम्हारी हैं, इनकी नहीं। मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस, इवोल्यूशन होता है मॉडर्नाइजेशन। इन्होंने ये नहीं बताया ना कि मॉडर्न क्या है। मॉडर्न क्या है अगर बता देते तो वैल्यूज अटैच देते। मॉडर्नाइजेशन तो प्रोसेस है, ठीक है? जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, या ट्रेडिशनलाइजेशन क्या है, पीछे और लेके जाना, पुराने सिद्धांतों में वापस जाना। मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस कि आप आगे बढ़ोगे उससे। मॉडर्न मतलब ये टाइम स्पेसिफिक है, वैल्यू नहीं है इसमें कोई। सोनम पढ़ लिया? उमा रागिनी दिख रही है कोई वैल्यू? रागिनी अरे टेक्स्ट ही नहीं दिख रहा, दिख रहा है? तो बताओ फिर वैल्यू। अरे सोनम नहीं पढ़ा क्या अब तक? तो बताओ फिर कौन सी वैल्यू से अटैच्ड है? अब तुम्हें पता है, अगली लाइन है सीम्स प्रीटी साइंटिफिक राइट फ्री फ्रॉम एनी अटैच्ड वैल्यू। तुम्हें पता है अगले पेज पे मैं वैल्यूज ही देने वाला हूँ अटैच, यानी कि है तो सही। क्या हुआ? हैंडीकैप्ड फील कर रहे हो? मेंटली हैंडीकैप्ड? नहीं चल रहा दिमाग? सोनम बोलो, जब तो इतनी जब पढ़ने दो सर, रुक जाओ सर, आप बोलो यस सर के बाद। चलो कुछ नहीं बोलेगी, मुझे पता है इसका। हाँ नहीं पता चलेगा भी नहीं। चलो चलो आगे चलते हैं। हाँ, पावर, जो वैल्यू एसोसिएटेड है ना, वो है पावर। ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज एप्लीकेशन, नॉलेज एसिमिलेशन, नॉलेज से रिलेटेड ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी तरीके की नॉलेज हो सकती है। नॉलेज से रिलेटेड ऐसा कोई भी फिनोमेना या कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो पावर से इंडिपेंडेंट। अच्छा, तुमने एक सड़ा हुआ कोट पढ़ा होगा बचपन में सबने कहीं ना कहीं, नॉलेज इज पावर। ऊपर तुम क्या कर रहे थे? डेटा कलेक्ट कर रहे थे, डेटा कलेक्ट कर रहे थे, एम्पिरिकल स्टडी कर रहे थे। डेटा कलेक्ट करोगे, इनपुट आउटपुट स्टडी कर रहे हो, ये सारी, ये जो सारा, ये जो डेटा रैशनलाइजेशन है, ये तुम्हें क्या देगा? नॉलेज। जिसके पास नॉलेज होगी उन अप्रोचेस की, इट विल बी रिलेटेड टू पावर। पावर है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है? नॉलेज इज नेवर फ्री फ्रॉम द, ये किसी का कोट भी है, मेरे को नहीं मिला था तो मैंने डाला नहीं। नॉलेज इज नेवर फ्री फ्रॉम द फिनोमेना ऑफ पावर। बिहेवियरिस्ट हमेशा अपनी ऑब्जेक्टिविटी प्रूव करते रहेंगे, क्रिटिक्स हमेशा उन्हें क्वेश्चन करते रहेंगे। कैसे? एक बिहेवियरल साइंटिस्ट है, वो ये बोल रहा है कि ये इंसान ऐसे पर्टिकुलर बिहेवियर में ये चीज करेगा, एंड इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। जो मैं, मान लो मैं एक बिहेवियरल साइंटिस्ट हूं और मैंने ये बोल दिया कि ये ऐसी सिचुएशन में ऐसा बिहेव करेगी,
और मेरी बात को तुम लोग एक्सेप्ट कर रहे हो। किसके पास है पावर? मेरे पास। मेरी नॉलेज इज नॉट डिवाइड ऑफ पावर, पावर है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, और सारी थ्योरीज मॉडर्न साइंसेस की पावर पे जाती है, चाहे न्यूक्लियर वेपनाइजेशन है, न्यूक्लियर डिटरेंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्रिएशन है, स्टेबल सरकार बनाना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाना, ये सब क्या है? पावर के मैनिफेस्टेशंस है अलग अलग रूप में। ठीक है, तो नॉलेज इज नेवर फ्री फ्रॉम द फिनोमेना ऑफ पावर। मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं? मार्क्सिस्ट बोलते हैं ये कुछ नहीं है, ये मॉडर्न अप्रोच वाले भी, ये स्टेटस कोइस्ट है। मार्क्सिस्ट तो सीधा गाली देते हैं इन्हें, ये स्टेटस कोइस्ट है। क्यों? मार्क्सिस्ट का मानना ये है कि जब तक तुम उस स्टेट और कैपिटलिस्ट सिस्टम को नहीं बदल दोगे तब तक कुछ होगा नहीं। इनके ये लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टेट और इंस्टीट्यूशन तो एज इट इज रहेगा। मॉडर्न अप्रोच वाले यही तो बोल रहे हैं कि स्टेट और इंस्टीट्यूशन तो एज इट इज होएगा, बस तुम लोगों को क्या करना है, जो लोग उन पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनके बिहेवियर को पढ़ना है डेटा से, साइंटिफिक मेथड से। तो कार्ल मार्क्स बोल रहा है कि ठीक है, तूने बिहेवियर पढ़ लिया, तूने इंस्टीट्यूशन बना लिए, सब कुछ कर लिया, वेरीफाइबल डेटा ने इकट्ठा कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक्सप्लॉइटेशन का क्या? स्टेट तो बना हुआ है ना। मार्क्सिस्ट का तो इकलौता मकसद क्या है? नो स्टेट, स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, स्टेट तो है। तो मार्क्सिस्ट तो क्रिटिसाइज करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। और पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स क्या बोलते हैं? इट इज स्टिल यूरोसेंट्रिक। तुम इसको यूरोप से बाहर ले जाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन ले जा नहीं पाओगे, यूरोसेंट्रिक ही रहेगा। और कैसे यूरोसेंट्रिक रहेगा? हम पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ लेंगे ना पेपर 1 पार्ट में, तुम्हें पता लगेगा। ठीक है, तुम्हें पता चलेगा। चलो आगे चलते हैं। अब ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, मॉडर्न अप्रोचेस पे आप पहुंचे कैसे? ठीक है, तो उसमें बारी बारी हम कुछ अप्रोचेस को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट आती है सिस्टम्स अप्रोच बाय डेविड ईस्टन। ठीक है, डेविड ईस्टन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्या है, पॉलिटिकल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। और इनकी जो सिस्टम्स अप्रोच थ्योरी है, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको कहीं भी डाल सकते हो तुम। ये आलू है, हर सब्जी में गिर जाता है। सिस्टम्स अप्रोच, सिस्टम्स सिंपल है। इनकी अप्रोच कहती है कि सिस्टम्स को पढ़ो, सिंपल यही है, बस एक लाइन में समराइज करना हो यही है। डेविड ईस्टन की अप्रोच कहती है कि आप सिस्टम्स को पढ़ लोगे ना, और सिस्टम्स को कंपेयर कर लोगे पूरी दुनिया के, तो तुम्हारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी उससे बेहतर नहीं हो सकती। ऐसा डेविड ईस्टन का कहना है। समझ आया? देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लो, बकवास ऑब्जेक्टिव्स है, देख लो अपने आप। सिस्टम्स अप्रोच के ऑब्जेक्टिव वही थे जो मॉडर्न अप्रोच के ऑब्जेक्टिव है, कि पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को क्या बनाना है, साइंटिफिक बनाना है, यूनिवर्सल मॉडल्स क्रिएट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल साइंसेस। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो थी वो स्टैटिक थी, हम क्या बनाएंगे, हम डायनामिक अप्रोच बनाएंगे। क्यों? कि जैसे जैसे सिस्टम इवॉल्व करेगा हमारी स्टडीज भी इवॉल्व करती जाएगी। तीसरा बोल रहे हैं while giving the 8 foundational stones of behavioralism, he suggested integration of knowledge from scientific disciplines. इसने यही बोला, बिहेवियरलिज्म आपको घुसाना है ना मॉडर्न अप्रोच में, तो बिहेवियरलिज्म के 8 फाउंडेशनल स्टोन्स हैं, वो आगे मैंने इमेज डाल रखी है। सोशियोलॉजी का टॉपिक है, पर फिर भी मैंने डाल दी थी ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो। याद नहीं करना है, बिहेवियरलिज्म के 8 फाउंडेशनल स्टोन्स तुम्हें याद नहीं होना चाहिए, समझ लोगे तो बेहतर है, अच्छा रहेगा। ठीक है, उसने क्या बोला कि बिहेवियरलिज्म के 8 फाउंडेशनल स्टोन्स हैं, और उनके साथ साथ मैं क्या करूंगा, बिहेवियरलिज्म की स्टडी को साइंटिफिक बनाऊंगा, साइंटिफिक डिसिप्लिन को अंदर घुसाऊंगा उसको। ऐसा इनका डेविड ईस्टन का ऑब्जेक्टिव था। देखते हैं, ये है 8 आपके बिहेवियरलिज्म के फाउंडेशनल स्टोन्स, देख लेते हैं। सोशियोलॉजी में बहुत, सोशियोलॉजी में डरते हैं बच्चे, सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले बच्चे डेविड ईस्टन के नाम से डरते हैं। बहुत डिटेल्ड थ्योरी पढ़नी पड़ती है हमें, तो ऊपर ऊपर से देखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो बिहेवियरलिज्म में डेविड ईस्टन ने 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स दिए थे बिहेवियरल अप्रोच के। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तुमसे तो एक्सपेक्ट करूंगा तुम्हें याद हो। ठीक है, पहला रेगुलरिटीज। ठीक है, रेगुलरिटीज, रेगुलरिटीज का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल बिहेवियर में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। सभी के पॉलिटिकल बिहेवियर में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। उन सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करो, इकट्ठा करो, और एक जनरल थ्योरी तो वैसे ही मिल के आ जाएगी हमारे पास। मान लो तुम 6 और 2 8 हो टोटल, ये जो भी 8-10 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, वो 8-10 बच्चों एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सभी का सेम पॉलिटिकल बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन आने वाले हैं, और तुम सारे ही जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग में
जो वो लोग देते हैं अपना मैनिफेस्टो, तुम उन मैनिफेस्टो को रीड करके वोट करते हो। कॉमन सी बात है, ज्यादातर लोग करते ही है ना, मैनिफेस्टो में क्या ऑफर किया जा रहा है उस हिसाब से वोट करते हो। तो ये क्या बिहेवियर हो गया, कॉमन बिहेवियर हो गया तुम्हारा सबका। तो पहला है रेगुलरिटीज। पॉलिटिकल बिहेवियर में रेगुलरिटीज ऑब्जर्व करो और एक जनरल थ्योरी तैयार करो, एक जनरलाइजेशन का सेट तैयार करो पूरा, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। इक्के दुक्के एक्सेप्शन चलेंगे, है ना। अब तुम में से एक वो भी तो होगा ना जो मिठाई के डब्बे पे वोट कराएगा, जिसको मैनिफेस्टो से कोई लेन देना नहीं है, तो एक्सेप्शन। लेकिन मेजोरिटी क्या चाहती है, मैनिफेस्टो में जो ऑफर किया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो वोट करते हैं। एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल, समझ आया? पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा पॉइंट, कमिटमेंट टू वेरिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट है कमिटमेंट टू वेरिफिकेशन। ये क्या बोलते हैं कि थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स जो बना दी जाती हैं या कर दी जाती हैं, क्या हो गया, अच्छा, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स जो दे दी जाती हैं उनको वेरीफाई नहीं करता है, तो उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, रेलेवेंट टू पॉलिटिकल बिहेवियर। पर्टिकुलर पॉलिटिकल बिहेवियर में एक पॉलिटिकल थ्योरी को सौ, उस पॉलिटिकल थ्योरी को वेरीफाई भी करो। दूसरा पॉइंट ये कहता है, पहला पॉइंट क्या था, रेगुलरिटीज ऑब्जर्व करो, एक जनरलाइज्ड थ्योरी का सेट तैयार करो। सेकंड पॉइंट, कोई भी थ्योरी तुम ऐसे डेवलप कर रहे हो तो उसको वेरीफाई करो। तीसरा टेक्निक्स। टेक्निक्स कैसी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड रखते हुए साइंटिफिक टेक्निक्स रखो। ठीक है, इट कॉल्स फॉर एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड इन मैटर्स ऑफ इलेक्टिंग टेक्निक्स। इन अदर वर्ड्स, पॉलिटिकल बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड देन एनालाइज्ड। साइंटिफिक हो गया। पॉलिटिकल बिहेवियर प्रिडिक्ट मत करो, बताओ मत कि पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होना चाहिए। पॉलिटिकल बिहेवियर जो है उसे ऑब्जर्व करो, रिकॉर्ड करो और एनालाइज करो। एनालाइज करके एक जनरल सेट तैयार करो। समझ आएगा? नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन, तो जितना ज्यादा डेटा आप कलेक्ट करोगे उतनी ही ब्रॉड थ्योरी होगी आपकी, उतना ब्रॉड कवरेज होगा। यही क्वांटिफिकेशन है बस। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यूज। वैल्यूज तुमने एथिक्स में पढ़ रहे होगे तुम क्लास में, क्या होती है वैल्यूज? मेवा पढ़ रहे थे ना तुम कई दिन से, तो बताइए व्हाट आर वैल्यूज। मीनू और सोनम अपनी अपनी वैल्यूज की डेफिनेशन इसमें चैट बॉक्स में डालो जो। हाँ जी, पढ़ रहे हो ना? बताओ वैल्यूज किसको बोलते हैं, व्हाट आर वैल्यूज? नहीं बोलो, उसमें नहीं है आंसर, रख नहीं। कुछ और मत देखो, जो पूछा है वो बताओ। क्या है ममता, वैल्यूज? मूल्य, मूल्य बोलते हैं ना हिंदी में। नहीं बोलते? क्यों नहीं पता, क्लास में नहीं आती एथिक्स? मीनू और सोनम अपनी अपनी जल्दी फटाफट टाइप करो, आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक बताओगे नहीं वैल्यूज। उमा जी, आती है एथिक्स की क्लास? तो बताओ। बोलो, अरे तुम जो आता है वो बता दो। और और बोलो, वैल्यूज। ममता जी, क्या होती है वैल्यूज? तुमसे पढ़ रहे हो, तुम्हें टॉपिक की डेफिनेशन नहीं आती, क्या फायदा है? एक जनरल डेफिनेशन भी तो तुमने पढ़ी होगी ना क्लास में, क्या पढ़ी है? यही पढ़ी है। सोनम मीनू की आई नहीं डेफिनेशन? नहीं आती तो लिखो कि नहीं आती। अरे वैल्यूज तो वैसे ही वर्ड है, कॉमन वर्ड है। एथिकल असेसमेंट, तुम्हारा सही या गलत, तुम सबर सबर सबर।
वैल्यूज क्या मोरालिटी से ही आती है, मोरालिटी और एथिक्स से ही डिराइव होती है वैल्यूज। ठीक है, एक वैल्यू होती है जो तुम किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट से अटैच करते हो, वो वैल्यू अलग है, उस वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट वैल्यूज से मेरा मतलब वही मॉरल वैल्यूज, वही सेम चीज है। तो तुम्हारे एथिकल असेसमेंट से आती है, तुम्हारे सही और गलत के नोशन से आती है वैल्यूज। तुम्हारी वैल्यूज कहती है कि इस सिचुएशन में ऐसा करो, किसी और की वैल्यूज कहती है कि वो उस सिचुएशन में वैसा तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, वैल्यूज मूल्य, तुम किसी पर्टिकुलर चीज के साथ क्या अटैच करते हो, कोई चीज तुम्हारे लिए क्या क्या और कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको वैल्यूज बोलते हैं सिंपली। ठीक है, खैर क्या लिखना है इसमें, हाँ वैल्यूज। ये बिहेवियरल अप्रोच है वैल्यूज को लेके, वो क्या बोलती है, क्लियर डिस्टिंक्शन रखती है। एथिकल असेसमेंट, तुम मत बताओ तुम्हारा सही सबका सही है कि नहीं, ठीक है, या तुम्हारे लिए जो चीज वैल्यूएबल है वो किसी और के लिए वैल्यूएबल है या नहीं, तो तुम उस एथिकल असेसमेंट को अलग रखो और एम्पेरिकल एक्सप्लेनेशन को अलग रखो, क्योंकि एम्पेरिकल जो चीज होती है वो सही गलत नहीं बताएगी, वो जो है वो बताएगी। ठीक है, वो जो है वो बताएगी। पेट्रियार्की बुरी चीज है, लेकिन ये बताएगी लोग पेट्रियार्क हैं। तो वैल्यूज क्या हो गई, पेट्रियार्की इज बैड। ठीक है, और एम्पेरिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, पेट्रियार्की इज रेलेवेंट। समझ रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो दोनों में। डिस्क्रिप्टिव या ट्रेडिशनल अप्रोच डिफाइन करेगी पेट्रियार्की को और उसका यूज बताएगी, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो इसलिए बताएगी। वो फिर उसके सारे एक्सप्लेनेशन देगी कि मेल जो होता है वो वॉरियर टाइप होता है, वो प्रोटेक्टिंग नेचर का होता है, वो इस तरीके का, वो सब ये होता है। और पेट्रियार्की क्यों बेहतर है, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये ट्रेडिशनल है, ये नॉर्मेटिव है। एम्पेरिकल क्या होगा, पेट्रियार्की इज रेलेवेंट, वो सॉरी पेट्रियार्की इज प्रेवेलेंट, और उसका इम्पैक्ट क्या है, वो डेटा और फैक्ट लेके बताएगा कि पेट्रियार्की की वजह से इतनी सारी लड़कियां स्कूल में कभी नहीं जा पाती हैं, इतनी सारी लड़कियों को 12th के बाद कॉलेज में नहीं भेजा जाता है, या इनकी ग्रेजुएशन करा के शादी कर दी जाती है। तो ये पेट्रियार्की का एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, और पेट्रियार्की से जुड़ी वैल्यूज और वो सब कुछ ट्रेडिशनल या फिर नॉर्मेटिव। पेट्रियार्की क्यों बुरा है, फेमिनिज्म क्यों अच्छा है, ये सब क्या है, ट्रेडिशनल, नॉर्मेटिव है। ये कर दोगे तो इम्पैक्ट क्या आएगा, चेंज क्या आएगा, और उसको लेके तुम्हारे पास एविडेंस क्या है, वो सब एम्पिरिकल है। तो वैल्यूज का मतलब यही है कि तुम उस एथिकल असेसमेंट और उस एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन को अलग अलग रखो। ठीक है, क्योंकि तुम लोग अपने पॉलिटिकल बिहेवियर में या पॉलिटिकल अरीना में अगर वैल्यूज अटैच कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वैल्यू न्यूट्रल रहना चाहिए पॉलिटिक्स हमेशा, एम्पिरिकल होना चाहिए, डेटा बेस्ड होना चाहिए। ये पॉलिसी लाए हो, ये मत बताओ कि ये पॉलिसी लाए तुम बहुत अच्छा सोच के, तुम समाज की भलाई सोच के लाए, ये बताओ ये पॉलिसी लाए हो तो चेंज क्या हुआ है, एविडेंस क्या है, डेटा क्या है। डेटा से अगर दिख रहा है हमें चेंज है तो ये पॉलिसी अच्छी है, नहीं तो फेंको, कितनी अच्छी हो वैल्यू से। समझ आया, जैसे हमने वो डिस्कस किया था राजीव गांधी। राजीव गांधी लेके आए पॉपुलेशन कंट्रोल, एथिकली तो अच्छा है। संजय गांधी था, हाँ सॉरी, हाँ संजय गांधी, संजय गांधी लेके आए पॉपुलेशन कंट्रोल की, भैया स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन करेंगे। तो एथिकली तो ठीक, मतलब एथिकली तो खैर अलग चले जाओ, उसमें अब हम चले जाएंगे, नहीं नहीं हर जीव वो होता है ऐसा, वो उसमें नहीं। पॉपुलेशन कंट्रोल देखने में तो मॉरल है, अच्छी चीज है कि भैया रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे उतने नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, लोग भूख से मरते हैं, उससे बेटर है कि पैदा ही ना हो। ये है ना, तो एथिकली ठीक है, लोग भूखे नहीं मरने चाहिए। बैलेंस, नेचुरल बैलेंस को रिस्टोर करने की कोशिश है, कुछ कुछ वैसा। लेकिन उनका तरीका, जो पॉलिसी को जब किया गया वाकई तो फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन हुए, है ना, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को स्टेरिलाइज किया गया, जबकि वो लोग चाहते भी नहीं थे। तो वो क्या, वो एम्पिरिकल डेटा होगा। क्या रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है सोनू। ये फिफ्थ वाला पॉइंट, अच्छा हो गया, ठीक है ना। तो बिहेवियरलिस्ट क्या चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंक्वायरी या पॉलिटिकल बिहेवियर या पॉलिटिकल अरीना वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए, डेटा बेस्ड होना चाहिए। जैसे हम इसको बोलते हैं अभी, तुमने तुमने पढ़ा होगा, बजटिंग में भी ये कॉन्सेप्ट आता है, आउटकम बेस्ड बजटिंग।
आउटकम बेस्ड बजटिंग ये नहीं बताती कि कितना पैसा कर दोगे और क्या तुम्हारा टारगेट है। आउटकम बेस्ड बजटिंग ये बताती है कि तुम ये बजट में इतना पैसा दोगे तो ये आउटपुट आएगा, और नहीं आया तो फिर बताएंगे तुम। ठीक है, चलो नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? सिस्टमाइजेशन। सिस्टमाइजेशन बहुत सिंपल है, थ्योरी और रिसर्च के बीच में तुम्हें कोऑर्डिनेशन और कोहेरेंस बनाना है। कैसे? उस रिसर्च डेटा को कलेक्ट करो और बस तैयार करो कोहेरेंस, और क्या है इसमें, कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हारी थ्योरी डेटा से सप्लीमेंटेड होनी चाहिए, तुम्हारा डेटा किसी थ्योरी से सप्लीमेंटेड होना चाहिए। देखो, विदाउट थ्योरी डेटा भी किसी काम का नहीं है, थोड़े टाइम बाद वो बकवास हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, कोई थ्योरी नहीं होगी तो। और थ्योरी विदाउट डेटा इज अनसाइंटिफिक। नेक्स्ट पॉइंट, प्योर साइंस। इट रिकमेंड्स पोस्टपोनिंग द अटेम्प्ट टू कन्वर्ट पॉलिटिक्स इनटू अ प्योर साइंस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इट एन अप्लाइड साइंस। मतलब इनका कहना यह है कि तुम पॉलिटिक्स को कंप्लीटली फिर एक साइंस ही ना बना दो। इनका मानना ये भी है, ये चाहते हैं। ठीक है, इट इज नेसेसरी बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर वी कैन यूज द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अ पॉलिटी। सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन। It suggests integration of social sciences with their respective values in order to develop an all-inclusive outlook for human affairs. He also made attempts to make, अरे ये डाला नहीं, कोई बात नहीं, 8वां इंटीग्रेशन, वो बुक का पेज लिया था ना मैंने, तो 8वां इंटीग्रेशन समझ आया। तो ये 8 वैल्यूज है, सारी तुम्हें याद ना हो तो चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि डेविड ईस्टन के आप बिहेवियरलिज्म के 8 फाउंडेशनल स्टोन्स बताओ, अनलेस तुम्हारे पास सोशियोलॉजी है या साइकोलॉजी है, इनमें भी आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पता है, पता चल गया ऑब्जेक्टिव सिस्टम्स अप्रोच का। ऑब्जेक्टिव क्या था जो हमने ये 3 डिस्कस किए, कि पॉलिटिकल साइंस को एक साइंस बनाना है और यूनिवर्सल मॉडल्स प्रिपेयर करने हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो थी वो बहुत स्टैटिक थी, हमें डायनामिक बनानी है। और तीसरा ये कि बिहेवियरलिज्म से हमें कॉन्सेप्ट्स उठाने और उनको अप्लाई करना है पॉलिटिकल साइंस। समझ आया? और वो 8 स्टोन्स कौन से थे, वो इंस्पिरेशन कहां से है? ये बिहेवियरलिज्म के 8 स्टोन्स थे। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ सिस्टम्स अप्रोच। 2 लोगों से मोटिवेशन ली डेविड ईस्टन ने। पहले थे लुडविग वॉन बर्टालनफी। ठीक है, लुडविग वॉन बर्टालनफी, इन्होंने जनरल सिस्टम्स थ्योरी प्रिपेयर की थी, लुडविग वॉन ने। तो वहां से हमने बेसिक फ्रेमवर्क उठाया डेविड ईस्टन ने। उन्होंने जो ये जनरल सिस्टम थ्योरी दी थी बायोलॉजी के लिए, डेविड ईस्टन ने इसको किधर लेके आए? पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, और फिर दूसरा इन्होंने कहां से लिया? सिस्टम्स अप्रोच सोशल साइंसेज में पहली बार प्रिपेयर की थी टालकट पार्सन्स ने, जिन्होंने ये सोशियोलॉजी के लिए लिया था, सोशियोलॉजी के लिए निकाला था उन्होंने मॉडल। तो इन्होंने क्या किया देखो, लुडविग वॉन ने जो बायोलॉजी के अंदर काम किया सिस्टम्स अप्रोच लेके, वहां से बेसिक फ्रेमवर्क उठा लिया। टलकॉट पार्सन्स ने उसको सोशियोलॉजी में इंप्लीमेंट किया, वहां से इंस्पिरेशन ले ली और अपना एक नया मॉडल तैयार किया पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम्स अप्रोच पहली बार साइंसेस में किया गया था, बायोलॉजी में इसने किया था लुडविग ने। ठीक है, उसके बाद में अगर सोशल साइंसेस में बात करें तो पहला काम इन्होंने किया टालकट ने। टालकट ने उसको सोशियोलॉजी के अंदर डाला, सोसाइटी एज अ होल में डाला। फिर सोसाइटी एज अ होल को लेके वो स्पेसिफिकली पॉलिटिकल अरीना में लेके आए डेविड ईस्टन। समझ आया? ठीक है, ये टालकट पार्सन्स का ये था सोशल सिस्टम। एजीआईएल मॉडल बोलते हैं इसको। एजीआईएल है अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, और ये आई और एल के वो उधर की भाषा के नाम थे, तो वो आपके काम के नहीं है, बट दिस इज द एजीआईएल मॉडल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे ना, नहीं समझ आएगा तुम्हें अभी, पूरा पढ़ लो फिर उसके बाद में देख लेता है इसको। आ गया? हाँ, तो ये कंसेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम टालकट पार्सन्स की थ्योरी थी ऑफ द सोशल डिस्क्राइब सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ पैटर्न इंटरैक्शन। उन्होंने बस यही बोला है कि ना लोग अलग अलग उनमें अलग अलग तरीके के इंटरैक्शंस होते हैं। जैसे एक इंटरैक्शन होता है अडेप्टेशन, बाद में ही पढ़ना, तुम इसको अभी नहीं समझ पाओगे, बहुत डिटेल चला जाएगा, वो पूरा उसमें चला जाएगा। खैर, अब ये जो सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट है, इसको पॉलिटिकल सिस्टम में हमें कैसे अप्लाई करना है, डेविड ईस्टन के पास 3 प्रॉब्लम्स थी शुरू में। पहला तो ये कि कोर सिस्टम क्या है वो तो समझे। सिस्टम्स अप्रोच तुम्हें समझ आ रही है ना? जैसे गाड़ी खराब हो गई, तुम क्या देखोगे? इंजन में खराबी है, इंजन एक सिस्टम हो गया, इंजन एक सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर कोई वायरिंग में कोई खराबी है तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक सिस्टम हो गया। ठीक है,
फिर मान लो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई खराबी है, एक्सल या बैलेंसिंग में कोई खराबी है, तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, मेटालिक स्ट्रक्चर है, या जो टायर्स है, या जो एक्सल है, जो बैलेंसिंग है, वो सब कुछ एक और सिस्टम हो गया। गाड़ी क्या है, इन तीन सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन है। तो तीनों सिस्टम्स को अलग अलग पढ़ो, अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, अलग अलग उनके सॉल्यूशंस ढूंढो, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो साथ में जोड़ दो, गाड़ी चल पड़ेगी। डेविड ईस्टन के पास यही काम था। लेकिन उसके पहले सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कोर सिस्टम क्या है। ठीक है, कोर सिस्टम क्या है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। फिर उसके बाद में कोई भी सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम को वैसे जब तुम सिस्टम थ्योरी में डिफाइन करते हो ना, उसको बोलते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर। कोई भी सिस्टम क्या है, चाय क्या है, चाय इज अ सिस्टम जिसके अंदर चीनी, चाय पत्ती, दूध और पानी, अदरक, ये 5 एलिमेंट्स हैं। दे आर सेट इन ऑर्डर एट हाई टेम्परेचर। और जो कोर सिस्टम बनके तैयार हुआ, दैट इज चाय। किसी भी सिस्टम के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट्स मोशन में होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन में होते हैं हमेशा। ठीक है, उस इंटरैक्शन को ही स्टडी करते हैं सिस्टम्स अप्रोच। तो पहला तो क्या, कोर सिस्टम आइडेंटिफाई करो, कोर सिस्टम में कौन से एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, या कोर सिस्टम के अंदर कोई सब सिस्टम्स है तो उनको भी आइडेंटिफाई करो। ठीक है, और वो ये जो एलिमेंट्स हैं इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं उस पैटर्न को भी आइडेंटिफाई करो। समझ आया? तो क्या क्या काम था डेविड ईस्टन के पास? पहला काम, सिस्टम ढूंढो, सिस्टम के अंदर अगर कोई सब सिस्टम है तो उसको देखो, फिर उस सब सिस्टम के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स को जानो, ये एलिमेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इस इंटरैक्शन को पढ़ लो। समझ आया? ये क्लास एक सिस्टम है, इसमें हम सब एलिमेंट्स हैं, तुम सब लोग आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हो, वो तुम्हारा इंटरैक्शन हो गया। इस क्लास को अगर पूरी तरीके से समझना है तो तुम सारे एलिमेंट्स का आपस का इंटरैक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई। पहला सिस्टम्स आता है। सिस्टम सिंपल है, अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ यूनिफाइड होल। चाय का एग्जांपल दिया था, चाय पत्ती, चीनी, वो सब कुछ। सब सिस्टम, एक सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे छोटे सब सिस्टम्स हो सकते हैं, जैसे गाड़ी का एग्जांपल लिया हमने, है ना? तो स्मॉलर सिस्टम्स विद इन अ लार्जर सिस्टम कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स ओवरऑल फंक्शन। एनवायरमेंट, जहां पे ये लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं उसी पूरे एरिया को एनवायरमेंट कह देते हैं। बाउंड्रीज, सब सिस्टम्स है या एलिमेंट्स है, दे आर सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज। लाइंस है, फिजिकल हो सकती है, कंसेप्चुअल हो सकती है, दैट डिफाइन द सिस्टम एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर फंक्शन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस एनवायरमेंट में हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होता पेड़ के अंदर रहा है, वो बाउंड्रीज। इंटरडिपेंडेंस, ये सारे जो पार्ट्स हैं, जो सारे एलिमेंट्स, दे आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर रिलायंट ऑन ईच अदर। सब लोग एक दूसरे पे म्यूचुअली रिलाय कर रहे हैं। ये एलिमेंट ए बी पे रिलाय कर रहा है, बी सी पे रिलाय कर रहा है, सी ए पे रिलाय कर रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल रिलायंस है, इसको इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। इमर्जेंस, इमर्जेंस क्या है, कोई भी एलिमेंट है, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, नए एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे, पुराने आउटडेटेड एलिमेंट्स निकलते जाएंगे, सिस्टम वही बना रहेगा। आज से 100 साल पुरानी जो गाड़ी थी और आज की गाड़ी है, बहुत फर्क है ना उसमें। बेसिक कोर सिस्टम तो इंजन ही है आज भी, पुराने सिस्टम्स निकलते गए, नए सिस्टम्स आते गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सनरूफ, नया एलिमेंट आया, वो बच्चा जा रहा है उसमें से मुंडी निकाल के बाहर, और वो पीछे ऊपर पोल पे टकरा जाता है, गिर जाता है पीछे। देखा अभी आज आया एनडीटीवी पे, न्यूज आई थी। ठीक है, तो सनरूफ में अगर हम बाहर जा रहे होते हैं तो हमारा सर किसी सामने वाले बैरियर पे टकरा सकता है, चोट लग सकती है। ठीक है सोनम? चलो नेक्स्ट, इमर्जेंस, नए एलिमेंट्स आते जाएंगे, पुराने निकलते जाएंगे। फीडबैक लूप्स, फीडबैक लूप्स बहुत सिंपल है, आउटपुट के हिसाब से इनपुट अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, कैसे? कोई भी सिस्टम अपनी गलतियों से सीखता है, हम कहते हैं कोई भी सिस्टम अपनी गलतियों से सीखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या है, वो इनपुट आउटपुट देगी, आउटपुट को स्टडी करेगी, आउटपुट देखेगी, काम का नहीं आया तो इनपुट चेंज कर देगी। ठीक है, वैसे तो एक फीडबैक का लूप चलता रहता है जिसमें सर्कुलर प्रोसेस, जहां पे सिस्टम आउटपुट्स क्या अफेक्ट करेंगे उसका अपना बिहेवियर या फिर इनपुट्स, आगे आने वाले इनपुट्स। पॉजिटिव फीडबैक आया है तो उसी जो बिहेवियर की वजह से पॉजिटिव फीडबैक आया उसको रीइंफोर्स किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा, बोलेंगे कि ऐसे ही करो। और अगर नेगेटिव फीडबैक आया तो क्या बोला जाएगा कि ऐसे मत कर। सिंपल है। ठीक है, देखो पॉजिटिव फीडबैक तो रीइंफोर्सेस अ बिहेवियर पोटेंशियली लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी,
स्टेबिलिटी, हाँ ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक है तो काउंटर एक्ट्स चेंजेस प्रमोटिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। नहीं, ये उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, इसको मैं कर दूंगा से। नेक्स्ट, होलिज्म। होलिज्म क्या होता है? किसी भी चीज को एज अ होल पढ़ना है, इसको होलिज्म बोलते हैं। तुमने सिस्टम्स के एलिमेंट्स भी पढ़ लिए इंडिविजुअली, अब सिस्टम को एज अ होल भी पढ़ना जरूरी है, तो होलिज्म भी होता है इसमें। फिर हिराकी होती है, छोटा सिस्टम, बड़ा सिस्टम, लार्जर सिस्टम है ना, उस तरीके से हिराकी को भी पढ़ना जरूरी है। एक टर्म आती है होमियोस्टासिस। होमियोस्टासिस, होमियोस्टासिस का मतलब क्या है? तुमने वो एक मीम देखा है, वो एक लड़का ऐसे बैठा होता है इधर, है ना, घुटने टिका के नीचे बैठा होता है और इस तरीके से अपने हाथों पे हाथ रखे और पीछे से चाकू तलवार है और वो सवारी होती है, उसकी पीठ में गड़ रही होती है। करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली प्रॉब्लम्स, यूपीएससी की तैयारी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ऐसा आता है ना। और इधर आगे लिखा होता है पबजी, है ना, कि उसने उसको रोका हुआ है, ऐसा आता है ना। नहीं नहीं, देखा होगा ना। नहीं। तो इसी को बोलते हैं होमियोस्टासिस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेशक कितना ही चेंज हो जाए, तुम्हारी इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। सिस्टम का एनवायरनमेंट कितना ही चेंज हो जाए, लेकिन सिस्टम अपनी आइडेंटिटी को अगर प्रोटेक्टेड रख पाता है, तो इसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम वो है जहाँ पे एलिमेंट्स आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लोज सिस्टम में एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है। एग्जाम्पल, नॉर्मल पानी की बोतल, उसमें तुमने ठंडा पानी रखा, बाहर के एनवायरनमेंट से उसने रिएक्ट किया, गर्म हो गया पानी। और एक इंसुलेटेड बॉटल, वो क्लोज सिस्टम है, उसमें एनर्जी का फ्लो नहीं है अंदर बाहर, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं साइंस में। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन अगर कर रहा है तो वो एक क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है। और इक्विलिब्रियम मेंटेन ना करे तो ओपन सिस्टम, क्लोज्ड है। ठीक है। लिमिटेड और नो इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो देखते हैं हाउ डज दिस पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट, कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। बहुत सिंपल है, देखो ये एनवायरनमेंट है पूरा, ये पूरा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, इसमें तुमने इनपुट्स दिए। इनपुट्स किस फॉर्म में जाते हैं पॉलिटिकल अरीना में? तुम्हारी कुछ डिमांड होती है ना, तुम्हारी कुछ डिमांड होती है और कुछ पर्टिकुलर चीजों को तुम सपोर्ट करते हो। वो एक डिमांड्स और सपोर्ट जाती है पॉलिटिकल सिस्टम में। पॉलिटिकल सिस्टम तुम्हारी डिमांड्स को और तुम्हारे सपोर्ट को देखते हुए डिसीजंस लेते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं। ये पॉलिसीज ने अगर फीडबैक पॉजिटिव दिया तो अगली इनपुट्स में उन्हीं चीजों को सपोर्ट कर दिया जाता है, रीइंफोर्स कर दिया जाता है। इस पॉलिसी का इंपैक्ट अगर नेगेटिव आया तो यहाँ पे इनपुट जो है चेंज हो जाएगा। नहीं, तुमने सरकार से बोला कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करो, तुम्हारी डिमांड क्या थी? रोजगार। सरकार ने पॉलिसी बनाई, 20,000 सरकारी जॉब्स निकाल दी, ये पॉलिसी हो गई। ठीक है, 20,000 जॉब्स निकाल दी उन्होंने। इन जॉब्स में करप्शन हो गया, इन जॉब्स में करप्शन हो गया, फीडबैक कैसा होगा? नेगेटिव। तुम्हारी डिमांड यहाँ पे अगली बार क्या हो जाएगी? करप्शन। आउटपुट ने इनपुट को चेंज कर दिया, समझ रहे हो? देखो ये पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ था, फीडबैक लूप्स, सर्कुलर प्रोसेस वेयर सिस्टम आउटपुट अफेक्ट्स इट्स ओन बिहेवियर एंड फ्यूचर इनपुट्स। तुम्हारी सरकार घोटाले करेगी, तुम्हारी डिमांड क्या हो जाएगी अगली बार? ईमानदार सरकार चाहिए। तुम्हारी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी तो तुम्हारी डिमांड क्या हो जाएगी? महंगाई कम चाहिए। तुम्हारी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, तुम क्या बोलोगे? वेरी गुड, और सिखाओ। आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट चेंज हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं सर्कुलर लूप। नींद आ रही है ममता? तो इधर ध्यान दो, सामने ध्यान दो, फिर इसी के सामने बैठना जरूरी है, इधर क्यों नहीं बैठती? ठीक है, चलो। तो कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, ईस्टर्न आर्ग्यूड दैट दिस इज अ यूनिवर्सल मॉडल। ईस्टर्न ने क्या बोल दिया? यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल है। और एक हद तक तुम देखो तो सही भी, गड़बड़ है कुछ? सिंपल ये यही तो बोल रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल आउटपुट होगा, पॉलिटिकल आउटपुट, लॉज क्या बनाए जाएंगे, पॉलिसीज क्या फॉर्मुलेट होंगी, क्या डिसीजन लेगी सरकार, क्या उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ये सब आउटपुट हो गया। इनपुट क्या है? आपकी जो डिमांड्स है, आप जिन चीजों को सपोर्ट करते हो। तो राम मंदिर को सपोर्ट करते हैं, सरकार ने वो बना दिया, तो तुम खुश हो जाओगे, तुम बोलोगे वेरी गुड। समझ रहे हो? तुम सेक्युलरिज्म चाहते हो, सरकार तुम्हें नहीं देगी, तो तुम क्या बोलोगे अगली बार? दूसरी लेके आओ, वो लेके आओ जो तुम सिस्टम बदल दो।
तुम सिस्टम या सिस्टम नहीं बदलोगे तो एलिमेंट्स के बीच का इंटरेक्शन चेंज कर दो। एलिमेंट तो वही है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लेकिन उन एलिमेंट्स का इंटरेक्शन चेंज कर लोगे, दूसरे लोग को ले आओगे ना। ये सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन बोल रहा है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कहीं भी लगा दो। किसी को इसमें कोई दिक्कत? सोनम मीनू, सिस्टम्स अप्रोच, क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे अभी मतलब, अब क्रिटिसिज्म देखेंगे। सोनम मीनू कोई दिक्कत है? तुम लोगों को कोई दिक्कत है? इनपुट देंगे, पॉलिटिकल इनपुट। पॉलिटिकल इनपुट कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा वोट इज ऑल्सो पॉलिटिकल इनपुट, ठीक है? तुम्हारा वोट भी पॉलिटिकल इनपुट है, तुम ट्वीट करते हो सरकार को लेके, वो भी पॉलिटिकल इनपुट है, तुम किसी रैली में जाते हो पार्टिसिपेट करने झंडा लेके, वो भी पॉलिटिकल इनपुट है, ठीक है? तुम्हारी सरकार प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज करवा देती है, वो पॉलिटिकल आउटपुट है, ठीक है? तुम्हारी डिमांड को लेके सरकार क्या कर रही है वो आउटपुट हो गया, और तुम क्या कर रहे हो वो इनपुट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है? चलो क्रिटिसिज्म, तुम्हारे हिसाब से क्या क्रिटिसिज्म? यूनिवर्सल नहीं है मतलब आप ये कहना चाहते हो? कहां पे यूनिवर्सल नहीं है ये जो इसने बोला? ऐसा मुझे कोई सिचुएशन या कोई सर्कमस्टांस बताओ जहां पे दिस सिस्टम इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल बताओ। आपने कीवर्ड उठा लिया यूनिवर्सल। हाँ इराक से था, हाँ। But US being an expert power in but यहाँ पे डिमांड सपोर्ट है तो कुछ आउटकम नहीं, अब इसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चेंज, इट वाज एक्सटर्नल पावर दैट चेंज, तो दिस इज नॉट रियल। तो नहीं तो आप भूल, वही तो दिक्कत है ना, तुम लोग पूरा नहीं पढ़ते। तो क्यों तो आपने जो समझाया वो तो इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम। आपने जो बताया इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम, जहां पे सिस्टम ने एनवायरनमेंट से क्या किया, इंटरैक्ट किया और सिस्टम चेंज हो गया। किसी को कैसे पता कि सद्दाम हुसैन बुरा है? डिमांड्स और सपोर्ट्स में दिखा होगा ना भाई, लोग तो खिलाफ ही थे, वो तो अपने एग्रेशन से, अपनी पावर से, अपने पावर कंट्रोल से, अपने अथॉरिटेरियनिज्म से टिका हुआ था, उसको निकालने वाला कोई चाहिए था, एनवायरनमेंट ने कर दिया वो काम। ओपन सिस्टम है, एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट किया उस सिस्टम ने और उसको निकाल फेंका गया। तो ये तो क्लासिक एग्जांपल है ओपन सिस्टम का। बताओ कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है, ये बताओ। सोनम मीनू तुम लोग बताओ, सिस्टम्स मॉडल कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? और क्या ये वाकई क्रिटिसिज्म है भी कि नहीं? होना चाहिए। चले आगे, बताना तो कुछ है नहीं। चल, आपको नहीं लग रहा बहुत सिंपल कर दिया इसने? हाँ पॉलिटिकल इनपुट है, पॉलिटिकल आउटपुट आएगा, बात खत्म। ध्यान से सुनो, अब मैं बताता हूँ। फार्म बिल्स पॉलिटिकल आउटपुट था, फार्म बिल जो हमने पढ़े, तुम्हें पता है उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल इनपुट चेंज हो गया, तो क्या वो आउटपुट की वजह से इनपुट चेंज हुआ था? नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट ने उस पॉलिटिकल इनपुट को चेंज किया। हम भूल जाते हैं कि इतना सिंपल अगर होता तो सरकार अच्छा काम करती, वही सरकार दोबारा आती, वो दोबारा अच्छा काम करती, दोबारा आ जाती। कितना आसान है। कॉम्प्लेक्सिटी इसको भूल गए कि पॉलिटिकल बिहेवियर इज वे मोर कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे और एक्टर्स होते हैं जो इस सिस्टम को चलने ही नहीं देंगे। ये बीच में जो फीडबैक है ना, फीडबैक दिख रहा है तुम्हें? ये फीडबैक को ही तो गुमराह किया जाता है। सिविल सोसाइटी है, ट्रांसनेशनल एक्टर्स है, आईएसआई है, समझ रहे? पहला पॉइंट पढ़ो, डेविड ईस्टन्स का जो सिस्टम अप्रोच है ये अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ आता है। कैसे? इट फेल्स टू कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ।
सोशल चेंज को भूल जाता है, पावर डायनामिक्स को भूल जाता है और हिस्ट्री को भूल जाता है। ठीक है, बहुत जनरल है ना, और कोई एक्सप्लेनेटरी वैल्यू इसके साथ खास है नहीं, और फालतू की अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी है। किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को क्या जरूरत है होमियोस्टेसिस जानने की? क्या लेन देन है तुम्हें पॉलिटिकल बिहेवियर में? होमियोस्टेसिस जैसी कोई चीज पढ़ रहे हो? क्यों? इसने तो ल्यूडविग वॉन वेले से उठा लिया होमियोस्टेसिस टर्म, वही का टर्म है ये। होमियोस्टेसिस ल्यूडविग वॉन ने जो बायोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी है ना, वहां का टर्म है होमियोस्टेसिस। तो इसने खामे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी डाल दी है। पहला क्रिटिसिज्म तो यही है। तो जहां कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए थी वहां डाल दी है, और जो कॉम्प्लेक्सिटी इसको कैप्चर करना चाहिए था वो नहीं लिए। समझ आया? नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, इसके अंदर क्या हो रहा है? ये इसने बोला पॉलिटिकल सिस्टम, सिटीजन, ये आउटपुट इनपुट, आउटपुट इनपुट, इसके अंदर भी तो हो रहा होगा कुछ। नहीं, ऑब्जर्विंग रिकॉर्डिंग तो वो है ही, लेकिन खुद बोल रहा है, इसने खुद ने बोला कि अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। पॉलिटिकल सिस्टम में कौन से एलिमेंट्स हैं बताया इसने? पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्स है वो आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं बताया इसने? बोल दिया पॉलिटिकल सिस्टम है इसने। तो ये क्रिटिसिज्म क्या बनता है? पॉलिटिकल सिस्टम इज एक्सप्लेन्ड लाइक अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स होता है ना एरोप्लेन में, जिसके अंदर नहीं पता होता क्या है हमें, तो ये ऐसा ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर नहीं पता हमें क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं तुम्हें, अगर तुम्हें ये ना पता हो कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में क्या चल रहा है, तो इंदिरा गांधी की पॉलिसी तो ठीक थी, आउटपुट अच्छा था, इनपुट भी उसको मिल रहा था, लेकिन अंदर भी तो बहुत कुछ हो रहा था। उसकी सरकार फिर भी थिन मेजोरिटी क्यों लेके आई अगले इलेक्शन में, सब कुछ ठीक होने के बाद भी? क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि कांग्रेस के अंदर जो चल रहा था, सिंडिकेट का अलग हो जाना, है ना, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट डिवाइड हो जाना विद इन द कांग्रेस, ये सब भी तो चल रहा था ना, तो ये भूल गए। समझ आया? बनता है क्रिटिसिज्म। आगे आ जाओ। फिर मार्क्सिस्ट तो बैंड बजाते ही, मार्क्सिस्ट अपना अच्छा ना दे लेकिन दूसरों की बुराई बहुत अच्छे से करते हैं मार्क्सिस्ट लोग। ठीक है, मार्क्सिस्ट लोग वो सास बुआ की तरह है, जिनको अपना अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे बेशक, लेकिन दूसरों की बुराई बहुत अच्छी करते हैं। अपना बेशक इतना इलॉजिकल हो, दूसरों की बुराई पूरी करते हैं। कैसे? इट इज इनएडिक्वेट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल लाइफ, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल। क्योंकि देखो, हमने कार्ल मार्क्स में पढ़ा था, या तुम लोग पता भूल गए, वो हिस्ट्री को एक साइकिल के तौर पे लेते हैं, रिपीट करता है वो, है ना। तो वो पूरे प्रोसेस को ये इग्नोर करते हैं। ईस्टर्न बस सिस्टम मेंटेनेंस पे फोकस करता है। रिवोल्यूशन की तो बात नहीं हो रही ना। ईस्टर्न ये थोड़ी ना बोल रहा है सिस्टम खराब है तो उसको चेंज कर दो। वो क्या बोल रहा है? सिस्टम आउटपुट देगा, इनपुट चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। तुम ही हो जाओ चेंज, सिस्टम चेंज नहीं हो। और मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं? सिस्टम उठा के तहस नहस करो और सिस्टमलेस सोसाइटी बनाओ। लेकिन डेविड ईस्टर्न का सिस्टम एसेंशियली वर्क्स ऑन मेंटेनिंग द सिस्टम। सिस्टम मेंटेन्ड है ना, यहाँ पे सिस्टम आउटपुट दे रहा है, सरकार पॉलिसीज बना रही है, तुम उन पॉलिसीज के हिसाब से उनको वोट कर रहे हो। लेकिन सरकार गलत कर रही है तो तुम सरकार को उठा के नहीं फेंक रहे हो, ये चाहते हैं उठा के फेंक। समझ आया? क्लास रिलेशंस, पावर डायनामिक्स, अच्छा इसमें ये भूल गए, डिमांड सपोर्ट्स में ये जो इनपुट देते हैं ये लोग देते हैं, है ना। ये जो लोग हैं इनके अंदर क्लासेस बटी हुई हैं। इन क्लासेस के अंदर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो तो कास्ट है, अपर कास्ट वाले इनपुट दे सकते हैं, लोअर वाले तो देंगे ही नहीं, अलाउ ही नहीं किया जाएगा। भूल गए सब। आउटपुट आउटपुट जो आ रहे हैं वहां पे क्या डोमिनेंस है? क्या अडानी के लिए हो रहा है या अंबानी के लिए हो रहा है, या वाकई इन इनपुट्स के हिसाब से आउटपुट आ रहे हैं? ये भी तो देखना पड़ेगा। कौन से आउटपुट्स इन इनपुट्स के हिसाब से थे और कौन से आउटपुट्स इनके दूसरे फाइनेंशियल इनपुट के हिसाब से थे। कौन पैसा देते ज्यादा, ये तो भूल जाते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म कितनी बड़ी चीज है उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का कहना ही है कि भूल जाता है कि क्लास डिवीजन, सोशल डिवीजन भी बहुत है समाज में, उसको क्यों भूल जाते हैं। आगे देखो, स्टेटस को ओरिएंटेड है। अगेन ये कभी कहीं पे भी मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म देना हो ना, 2 पॉइंट डाल दो। स्टेटस को इज मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर या नॉट रिवोल्यूशनरी इनफ, ये तो सब में ही जाएगा क्रिटिसिज्म इसका। स्टेटस को ओरिएंटेड है मतलब जो सिस्टम बना हुआ है उसको एज इट इज मेंटेन कर दे, वो करता है बकवास। सेट आउट नेक्स्ट।
Archetype David Eastern's approach is overly concerned with the present and has a limited perspective on both past and the future. आज का सिस्टम है, आज तुमने डिसीजन लिया, आज क्या होगा, फ्यूचर का नहीं बता रहा क्या होगा, ठीक है, और पास्ट का भी नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी डेविड ईस्टर्न का सिस्टम एक अच्छी शुरुआत। बिहेवियरलिज्म लाया तो सही, उसके पहले तुम क्या पढ़ते थे? लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी उसे एडजुडिकेट करता है। लोग क्या करते हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो नहीं बता रहे, इसने कुछ तो बताया। और जो कि अगर हम आइडियली देखें, यूटोपियन आइडिया देखें तो सच भी है। अगर बीच में तुम कॉम्प्लेक्सिटीज हटा दो फिर तो सच ही है ना कि सरकार जो आउटपुट दे रही है उसके हिसाब से तुम्हारा इनपुट आएगा, देखा जाए तो सच है। अगर सिंपल सिस्टम होता तो इसने एटलीस्ट शुरुआत की, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस पढ़ लो इसका एक बार, और समझ आ गया तो बता दो। समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सिस्टम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ये सिस्टम्स अप्रोच में ही एक फर्दर इवोल्यूशनरी अप्रोच है, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको, कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। डेविड ईस्टर्न में कोई दिक्कत है तो बताओ। डेविड ईस्टर्न में, मॉडर्न अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच के क्रिटिसिज्म में, मॉडर्न ट्रेडिशनल में डिफरेंस में, इनमें कोई डाउट है तो बताओ। सोनम, मीनू, कोई डाउट हो तो फर्दर तुम लोग ग्रुप में डाल देना, ठीक है। उसको फिर हम कल क्लास में ले लें, ठीक है। अच्छा, जो तुम लोगों को रिव्यू देना होता है तुम उसको ग्रुप में भी डाल सकते हो चाहो तो, और नहीं तो हम इन वीडियोस को यूट्यूब पे कर रहे हैं अपलोड तुम्हारे फर्दर रिवीजन के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, जाने दो, सच्चा एवरीथिंग ट्रूथ। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? हाँ, तो तुम लोग इन चीजों को वहां पे भी डाल सकते हो, तो मैं कहीं ना कहीं तो देख ही लूंगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो देख ही लूंगा, और फिर उन डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में हम देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तुम यूट्यूब पे इसको कमेंट्स के तौर पे डाल दो अपने डाउट्स को या अपनी क्वेरीज को या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को, या फिर तुम क्लास के ग्रुप में डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, कहीं ना कहीं हम देख लेंगे और उस तरीके से फिर देखेंगे आगे, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बाय गैब्रियल आर्मिड एंड पॉवेल, ठीक है। यहां तक अच्छे से पढ़ के आना। अच्छा, तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस पीडीएफ को एटलीस्ट तुम 10 बार पढ़ो रोज के टॉपिक, एटलीस्ट 10 बार पढ़ो, तब बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी, याद नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो अब क्लास के बाद एटलीस्ट 10 बार रीड करना है इसको, इसके ऊपर वाला जो सारा हमने कर लिया, सिर्फ इंक्लूडिंग द सिलेबस, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट करेंगे कल।